सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में अपन पशुपालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है पशुओं में बाह्य व अंतः परजीवियों से होने वाले रोग, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और आपको शानदार नोट्स भी मिलने वाले हैं। और उससे पहले अपन बात करें कि पिछले वाले वीडियो में हमने पशुओं में होने वाले प्रोटोजोआ जनित रोग है वो एक ही वीडियो में सारे रोग है वो अपने देख लिए थे और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी थी, वहां से आपने देख ली होगी। और अगर आपको इस यानी जो अपन पढ़ेंगे अभी पशुओं में बाह्य व अंतः परजीवियों से होने वाले रोग, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो की यानी ये जो टॉपिक है पशुओं में आंतरिक व बाह्य परजीवियों से होने वाले रोग, इस टॉपिक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाह्य परजीवी के बारे में। यानी बाह्य परजीवी है वो पशुओं के बाहरी शरीर पर रहते हैं, यानी जो पशुओं के शरीर की बाहरी त्वचा होती है उस पर रहते हैं। और ये क्या करते हैं, पशुओं का खून चूसते हैं। अब पशुओं का जब खून चूसा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पशु में खून की कमी होगी, जिसको अपन रक्त अल्पता या एनीमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन अपन बात करें कि बाह्य परजीवी में जो ये बाहर रहकर खून चूसने वाले जो परजीवी हैं उनमें कौन कौन से परजीवी आते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है जूं का। आप सभी को पता होगा कि जूं मनुष्य के सिर में भी पाई जाती है और पशुओं के बालों में भी पाई जाती है। इसके अलावा पिस्सू, इसकी भी आपको मैं फोटो दिखाने वाला हूं। इसके अलावा अपन बात करें, ये याद रख लेना, पशुओं को चिंचड़ लगते हैं तो चिंचड़ के बहुत सारे नाम हैं। इनको इंग्लिश में टिक बोलते हैं। इसके अलावा इनको किलनी या फिर कुटकी बोलते हैं। तो ये चारों एक ही नाम है, यानी चिंचड़ के ये अन्य नाम है। क्या क्या नाम है, इंग्लिश में तो टिक है, इसके अलावा इसको किलनी, कुटकी आदि नामों से जाना जाता है। तो चिंचड़ तो आप सभी ने देखे होंगे, फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिएगा, सीधा सीधा याद रखेंगे कि बाह्य परजीवी कौन कौन से हैं। तो जूं है, पिस्सू है, चिंचड़ है। चिंचड़ के अन्य नाम भी आप याद कर लेंगे। अब देखिएगा, ये जो इतने सारे बाह्य परजीवी हैं इनका पशुओं के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये अलग अलग प्रकार के जो परजीवी हैं ये अलग अलग प्रकार से पशुओं को प्रभावित करते हैं। जैसे अपन बात करें पहला कि पशुओं में इन बाह्य परजीवियों के कारण खुजली या उनके शरीर पर जलन हो सकती है। दूसरा देखिएगा, ये निरंतर लगातार पशुओं का खून चूसते हैं तो इससे अगर कोई उत्पादक पशु है उसके उत्पादन में कमी हो जाएगी। जैसे कोई दुधारू पशु है तो उसके दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। उसके बाद में अपन देखते हैं जो महत्वपूर्ण, ये देखिएगा, ये जो नजर आ रही है ये तो है जूं। थोड़ा सा आप रुकेंगे, ये तो आपको जो नजर आ रही है ये तो है जूं। ये आपका पिस्सू है और ये आपका चिंचड़ है, इसको अपन टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे आप देख सकते हैं। अब देखिएगा, इन बाह्य परजीवियों के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पशुओं पे। तो भूख कम लगती है, रक्त अल्पता जिसे अपन एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करें कि पशुओं की जो चमड़ी है वो खराब हो जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि पशुओं के बाल भी झड़ने लगते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, बाह्य परजीवियों से होने वाले महत्वपूर्ण नुकसान है पशुओं को। बाह्य परजीवियों से इतने सारे नुकसान है वो पशुओं को होते हैं। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण एक और अन्य बाह्य परजीवी जिसकी अपन बात कर लेते हैं, इसका नाम है जोंक। और ये जोंक कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे आप हाथ में देख पा रहे होंगे, ये जोंक है जो कि याद रख लेना एनालिंडा संघ का जंतु है। जोंक क्या है, एनीलिंडा संघ का जंतु है। तो आप याद रख लेंगे, जोंक, जूं, पिस्सू, चिंचड़ ये सारे क्या हैं, बाह्य परजीवी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा, अपन बात करेंगे कि ये जो बाह्य परजीवी हैं इनका अपन इनसे बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखेंगे। एक तो आता है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन आता है जिसका अपन 5% घोल लेकर जहाँ पे भी अपन पशुओं को रखते हैं या फिर
पशुओं के शरीर पर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो गैमिक्सिन का 5% घोल है, वो पशु आवास और पशु शरीर पर अपन उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि जब अपन इस गैमिक्सिन का छिड़काव करें तो पशुओं के मुंह पर जाली लगा दे, यानी जिसको अपन गांव में छिंका बोलते हैं, तो वो छिंका लगा दे, जिससे क्या होगा, पशु है इस पाउडर को या इस गैमिक्सिन जो दवा है इसको चाटेगा नहीं। ठीक है। और बात करें कि अपन को ये जो गैमिक्सिन घोल का जब अपन छिड़काव करेंगे पशुओं पर, तो अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपन कहीं पे पशुओं के मुंह पे या फिर आंख में इन पशुओं के अंगों को बचाकर अपन को अन्य शरीर पर क्या है इसका छिड़काव करना है। अब देखिएगा, इसके अलावा अपन इन बाह्य परजीवियों को रोकने के लिए या इनको नष्ट करने के लिए पशुओं को अपन टेटमोसोल साबुन आती है उससे नहला सकते हैं। तो ये टेटमोसोल साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गैमिक्सिन का भी अपन 5% घोल लेकर पशु आवास और पशु शरीर पर छिड़काव कर सकते हैं। ये क्या है, बाह्य परजीवियों के बचाव है। और मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी पेड कोर्स ले लेना और यूट्यूब पे भी आप देख लेना, ये टॉपिक मेरे से अच्छा टॉपिक ये आपको कोई नहीं करवाएगा। बहुत ही रिसर्च के साथ ये सारे पॉइंट है, चाहे वो 12th बुक हो, चाहे वो अपने बात करें कि जो भी एनिमल हेल्थ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वेबसाइट है सरकार की, उन पे देखकर ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे आपके लिए नोट्स के रूप में बनाई गई है। तो देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से और सबसे अच्छा यूट्यूब पे और पेड कोर्स में भी अगर किसी साथी ने लिया है तो देख लेना। ये जो टॉपिक है पशुओं में बाह्य व अंतः परजीवी, इतना बढ़िया आपको कहीं भी ये टॉपिक करवाया हुआ नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं बाह्य परजीवी रोग। अब देखिएगा, बाह्य परजीवी रोग में जो आपकी 12th की बुक है अपन बात कर लेते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण रोग दिया गया है जो कि बाह्य परजीवियों से होता है, जिसका नाम है खाज खुजली। याद रख लेना, ये जो खाज खुजली है ये माइटिस नामक परजीवी से होता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि खाज खुजली रोग किस बाह्य परजीवी के कारण होता है, तो माइटिस के कारण। और अपन बात करें कि ये छूतदार चर्म रोग है, यानी पशुओं के आपस में संपर्क में आने पर ये फैलता है। और इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो खाज या खुजली जो कि माइटिस नामक बाह्य परजीवी से होती है, इसके 4 प्रमुख जो कीटाणु हैं उनके नाम ये आ सकते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से 3 ये वाले दे देगा, एक कोई अन्य परजीवी का अपन बात करें कीटाणु दे देगा, और वो आपसे पूछेगा कि निम्न में से खाज खुजली का कीटाणु नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जो पहला प्रमुख कीटाणु आता है उसका नाम है सोरपटिस कम्युनिस। क्या नाम है? सोरपटिस कम्युनिस, याद रख लेना। उसके बाद में इससे मिलता जुलता ही दूसरा नाम है सार्कोप्टिस स्केबी। ये थोड़ा आसान है, सार्कोप्टिस स्केबी। पहला है सोरपटिस क्यूमिनस। तो ये आप नाम याद रखेंगे और 1-2 बार आप देखेंगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा, जो तीसरा महत्वपूर्ण कीटाणु आता है उसका नाम है कोरियोप्टिस सिम्बोइटिस। कोरियोप्टिस सिम्बोइटिस, इसका नाम याद रखेंगे। उसके बाद में चौथा है डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम। क्या नाम है? डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम। तो ये 4 क्या है? खाज खुजली के कीटाणु हैं, जो पशुओं में इन कीटाणुओं के कारण खाज खुजली होती है। और ये एक प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि माइटिस नामक बाह्य परजीवी के कारण खाज खुजली रोग होता है। अब देखिएगा, इस खाज खुजली रोग के लक्षण, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो त्वचा है उसका रंग है वो लाल हो जाता है और पशु के शरीर पर सूजन आ जाती है। उसके बाद में अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि बाह्य परजीवी क्या करते हैं, चमड़ी को खराब कर देते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे यही लक्षण इस रोग में है कि बाल झड़ने लगते हैं और चमड़ी पर दाने हो जाते हैं। उसके अलावा देखिएगा, ये रोग पशुओं की जो पूंछ की जड़ होती है वहां पे भी ये ज्यादा हो जाता है कई बार। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये जो खाज खुजली रोग है ये पशु के पूंछ की जो जड़ होती है वहां पर भी ये ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये इतने लक्षण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं,
यहाँ पे ये जो 4 कीटाणुओं के नाम है ये आप याद कर लेना, ठीक है। और बात करें उपचार, तो उपचार महत्वपूर्ण है। उपचार में क्या क्या है एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उपचार में देखेंगे जो सल्फर पाउडर है उसको आप तेल में मिलाकर लगावें। उसके बाद में एक दवा आती है उसका नाम है हिमेक्स, उसका आप खुजली वाले स्थान पर मलहम लगा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो जो आइवरमेक्टिन है उसका इंजेक्शन लगा सकते हैं, और इसका इंजेक्शन जो डोज है वो 1 ml 50 kg बॉडी वेट पे, यानी कोई भी पशु है उसका वजन 1 क्विंटल है तो अपन उसको 2 ml, अगर कोई पशु है उसका वजन 50 kg है तो अपन उसको 1 ml दवा है यानी आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाएंगे। अब देखिएगा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि 5 मिलीलीटर बुटॉक्स है उसको 1 लीटर पानी में मिलाकर पशुओं की त्वचा पर लगा सकते हैं, यानी पशुओं की त्वचा पर छिड़काव कर सकते हैं जहां पर खाज खुजली हो रखी है वहां पे। तो ये देखिएगा उपचार है जिसमें सल्फर जो पाउडर आता है उसको तेल के साथ मिलाकर अपन लगा सकते हैं, हिमेक्स का मलहम लगा सकते हैं, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, और 5 मिलीलीटर बुटॉक्स है वो 1 लीटर पानी में मिलाकर अपन पशुओं की त्वचा पर लगा सकते हैं या छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिएगा अपन पढ़ते हैं आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी देखिएगा ये पशु शरीर के अंदर प्रवेश करके पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। और आंतरिक परजीवी में कौन कौन से महत्वपूर्ण परजीवी आते हैं तो इनमें याद रखना, एक तो आते हैं कृमि, दूसरे आते हैं प्रोटोजोआ, यानी ऐसे प्रोटोजोआ जो परजीवी हैं वो इसमें आते हैं। तो कृमि में भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आंतरिक परजीवी में कृमि आते हैं। कृमि में कौन कौन से, पत्ती कृमि, टेप वर्म यानी जिसको अपन फित्ता कृमि बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा यानी तीसरा आता है राउंड वर्म जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोल कृमि, क्या बोलते हैं, गोल कृमि। तो याद रखेंगे ये सारे कृमि हैं वो आंतरिक परजीवियों के अंतर्गत आते हैं। और क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि कृमि क्या है, बाह्य परजीवी या फिर आंतरिक परजीवी। तो याद रखना कृमि क्या है, आंतरिक परजीवी। और इसमें कौन कौन से आते हैं तो पत्ती या पर्णकृमि, टेप वर्म यानी फीता कृमि, और राउंड वर्म यानी गोल कृमि, ये सारे आते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोजोआ भी आते हैं जो आंतरिक परजीवी के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिएगा अभी मैंने आपको बताया कि ये आंतरिक परजीवी क्या करते हैं, पशु के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और पशु शरीर में जाकर जो भी पाचन तंत्र और पाचन क्रियाओं से जुड़े हुए अंग हैं उनको ये ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे देखेंगे कि अपन पढ़ते हैं पत्ती कृमि या पर्णकृमि, ये क्या करता है, ये मुख्यतः यकृत को नष्ट करता है। मैं बात करूं कि जो पर्णकृमि है जो कि पत्ती नुमा आकार और चपटे होते हैं, और ये क्या करता है कि ये जो पर्णकृमि है इसमें एक महत्वपूर्ण कृमि आता है जिसका नाम है फेसियोला। ये फेसियोला क्या करता है, पशुओं के यकृत को नष्ट कर देता है। अगर आपने जो नस्लों वाला चैप्टर जो मैंने आपको करवाया था वो देखा होगा, तो मैंने आपको जब भेड़ की नस्लें पढ़ाई थी उसमें आपको मैंने एक रोग बताया था लिवर फ्लूइक रोग। तो लिवर फ्लूइक रोग में क्या होता है कि जो फेसियोला हिपेटिका नामक का जो पर्णकृमि है वो यकृत को नष्ट कर देता है। इस कारण इस लिवर फ्लूइक रोग को अपन यकृत सड़न रोग बोलते हैं। और लिवर फ्लूइक रोग किसका प्रमुख रोग है तो भेड़ों में, ये भी मैंने आपको वहां पे बताया था। तो याद रखिएगा जो पर्णकृमि है उसमें आता है फेसियोला, और ये क्या करता है, ये यकृत को नष्ट करता है। और इसके कारण एक महत्वपूर्ण रोग होता है जिसका नाम है छेरा रोग, या जिसको अपन बोलते हैं फेसियोलोसिस रोग। तो याद रखेंगे छेरा रोग या फेसियोलोसिस रोग है वो किससे होता है तो आप कहेंगे कृमि से, और कृमि कौन सा है, फेसियोला। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, फेसियोलोसिस एक परजीवी कृमि संक्रमण है जो आम लिवर फ्लूक फेसियोला हिपेटिका के साथ साथ फेसियोला गिंगिटिका के कारण होता है। यानी कहने का मतलब है
कि जो ये चेहरा रोग है या फेशियोलोसिस रोग है ये किस किस से होता है, तो फेसियोला हिपेटिका और फेसियोला गिंगेटिका के कारण होता है। और याद रखना फेसियोला हिपेटिका से लीवर फ्लूक भी होता है, जिसको कहीं पे लीवर फ्लूक भी बोल दिया जाता है। तो याद रख लेना चेहरा रोग या फेशियोलोसिस रोग है एक प्रकार से आंतरिक परजीवियों के कारण होने वाला रोग है। अब देखिएगा अपन बात कर लेते हैं कि आंतरिक परजीवी में जो ये आते हैं वो कौन कौन है, कृमि और प्रोटोजोआ। तो इसमें जो रक्त प्रोटोजोआ आते हैं, जैसे मैंने आपको सरा रोग पढ़ाया था जब मैंने पिछले वीडियो में प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में आपको बताया था, तो सरा रोग का जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, वो भी एक प्रकार का आंतरिक परजीवी है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने थिलेरियोसिस रोग के बारे में भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ये थिलेरिया एनुलाटा के कारण होता है। ठीक है, थिलेरिया एनुलाटा प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये जो आपका थिलेरिया एनुलाटा जो प्रोटोजोआ है ये भी एक परजीवी होता है। और थिलेरियोसिस के बारे में, बेबिसियोसिस के बारे में, ट्राइकोमोनियासिस के बारे में आपको डिटेल से जाना है तो आप जो प्रोटोजोआ जनित पशुओं में होने वाले रोग हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि ये जो आपका सर्रा रोग है, थिलेरियोसिस है, बेबिसियोसिस है, जिसको अपन रेड वाटर रोग बोलते हैं या रेड वाटर फीवर भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में लाल पेशाब रोग भी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का, यानी ये जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है बेबिसिया प्रजाति का प्रोटोजोआ। लेकिन वो बेबिसिया प्रजाति का प्रोटोजोआ है वो भी एक प्रकार से आंतरिक परजीवी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा याद रख लेना ट्राइकोमोनियासिस, ये महत्वपूर्ण रोग है। ये भी एक प्रकार से पशुओं में गर्भपात से संबंधित रोग है और इसमें क्या होता है, शीघ्र गर्भपात होता है। और शीघ्र गर्भपात में मैं बात करूं, याद रख लेना 2 से 4 माह के अंदर अंदर जो गर्भित मादा पशु है उसमें गर्भपात हो जाता है इस रोग के कारण। इस रोग का नाम याद रख लेना ट्राइकोमोनियासिस रोग। तो इतने क्या है, ये आंतरिक परजीवी के अंतर्गत जो प्रोटोजोआ है वो भी अपन बात करें कि आते हैं। यानी मैं बात करूं सरा रोग का जो प्रोटोजोआ है, थिलेरियोसिस रोग का जो प्रोटोजोआ है, बेबिसियोसिस रोग का जो प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनियासिस रोग का जो प्रोटोजोआ है, वो सारे क्या है, आंतरिक परजीवी है। ठीक है, अब देखिएगा जो अंतः परजीवी या मैं आंतरिक परजीवी नाम ले रहा हूं तो इसका उपचार, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि एल्बेंडाजोल, इसके अलावा आप पढ़ते हैं फेनबेंडाजोल, ये जो महत्वपूर्ण दवाई हैं इनका अपन इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अंतः परजीवी उपचार के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, तो एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, सबसे महत्वपूर्ण आइवरमेक्टिन। ठीक है, आंतरिक परजीवियों के मारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा है आइवरमेक्टिन। इसके अलावा आप याद रखेंगे पेरेंटल टार्ट्रेंट, ये भी याद रखेंगे पेरेंटल टार्ट्रेंट। इसके अलावा आइवरमेक्टिन तो इंपॉर्टेंट ही है और एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल ये भी आप नाम याद रखेंगे। तो ये अंतः परजीवी उपचार है। अब देखिएगा जो आपकी 12th एग्रीकल्चर वाली बुक है उसमें जो पशु रोग से संबंधित चैप्टर दिया गया है उसमें टिक फीवर नाम से एक रोग दिया गया है, उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। यह भी एक प्रकार से परजीवियों से होने वाला रोग है। इसमें देखिएगा जो टिक फीवर का परजीवी है उसका नाम महत्वपूर्ण है बोयोफिलस माइक्रोप्लस। क्या नाम है, बोयोफिलस माइक्रोप्लस। याद रख लेना कि टिक फीवर का परजीवी है तो बोयोफिलस माइक्रोप्लस। ठीक है, और लक्षण की बात करें तो ये सामान्य लक्षण है। जब परजीवियों का प्रभाव होता है तो दूध उत्पादन है, खून की कमी, अचानक बुखार आना, पशु को भूख नहीं लगती है, ऐसे लक्षण होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे उपचार के रूप में रोगी पशु को स्वस्थ पशु से दूर रखेंगे और अपन बात करें कि जिस स्थान पर टिक फीवर का प्रकोप हुआ है उस स्थान की वनस्पति को जला देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ये टिक फीवर का प्रकोप होता है उसमें
पशुओं के द्वारा जो भी वनस्पति खाई जाती है तो उनके लार के माध्यम से ये जो टिक फीवर का परजीवी है वो उन वनस्पतियों पर आश्रय ले लेता है, जिसके कारण अगर कोई दूसरा पशु आके उस वनस्पति को खाता है तो टिक फीवर रोग उस पशु में भी हो सकता है। तो इसलिए जिस स्थान पर टिक फीवर का प्रकोप है तो वहां पे वनस्पति को जला देना चाहिए। और इसके अलावा महत्वपूर्ण ब्यूटॉक्स का छिड़काव आप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये महत्वपूर्ण उपचार हैं टिक फीवर रोग के अंतर्गत। और ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पशुओं में अंतः परजीवी और बाह्य परजीवियों के कारण होने वाले रोग, और कौन कौन से अंतः परजीवी हैं, कौन कौन से बाह्य परजीवी हैं, इनके नाम भी आप याद रखेंगे। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ही शानदार नोट्स आपको इस टॉपिक से संबंधित मिलेंगे। और दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया, और पढ़ाने की शैली आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, और जो भी साथी आपके पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।